नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने कक्षा 11 के अंतर्गत जो भू-आकृतिक प्रक्रिया है, भू-आकृतिक निर्माण प्रक्रियाओं में हमने आंतरिक और बाहरी दोनों प्रक्रियाओं के बारे में जाना कि आंतरिक प्रक्रियाओं के अंदर आपके आंतरिक बल काम करेंगे, बाहरी प्रक्रियाओं में बाहरी बल काम करेंगे। ये चीज हमने जान ली। इसके साथ ही हमने बहिर्जनित या बाहरी प्रक्रियाओं के अंदर जो अपक्षय अपक्षय क्या होता है, अपक्षय क्या होता है, अपक्षय के कौन कौन से कारण है जिनके कारण अपक्षय उत्पन्न होता है, ये हमने जाने। आज हम अपक्षय के प्रकारों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से प्रकार से अपक्षय का गठन होता है या अपक्षय क्रिया किन किन प्रकारों के माध्यम से गठित होती है। प्रकारों में देखें तो अपक्षय 3 आधारों पर गठित होता है। एक तो भौतिक, एक रासायनिक, और एक जैविक। ये तीनों नाम हमने जाने थे। अब इन प्रक्रियाओं के बारे में देखते हैं। देखो, भौतिक प्रक्रिया है, इस भौतिक प्रक्रिया का जो स्रोत है, मूल स्रोत है, जो इन प्रक्रियाओं के गठन के लिए मुख्य कार्यकारी बल के रूप में काम करता है, वो है आपका सूर्य या सूर्यताप। भौतिक प्रक्रियाओं में सबसे मुख्य कौन है? सूर्यताप है। और अपक्षय आपने पढ़ाई था स्वस्थानीय विखंडन। क्या था? स्वस्थानीय विखंडन। किनका? चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट करके गिरना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। भौतिक अपक्षय का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य है। अब भौतिक अपक्षय के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती है, तो सबसे पहले हम देखें तो पिंड विच्छेदन। पिंड विच्छेदन, पिंड विच्छेदन का मतलब है जो चट्टानी खंड है उसका टूट करके अलग गिरना। कहाँ होता है? मरुस्थलीय प्रदेशों में, मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां क्या मिलता है? ताप अधिक मिलता है। अब ताप अधिक मिलेंगी तो चट्टानें हैं वो फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है। तो उन कारण से, इसी कारण जो फैलना और सिकुड़ना, उसके कारण वे दिन में है ताप ज्यादा और रात्रि में ताप क्या है? बहुत ही कम। मरुस्थल में यही सिस्टम है कि दिन में है वो बहुत तप्त दिन होता है और रात्रि बड़ी ही शीतल होती है। तो इस स्थिति में कई बार बर्फीली भी हो जाती है रात्रियां मरुस्थलीय प्रदेशों में। तो इस स्थिति में क्या होता है? दिन में बहुत ज्यादा ताप मिला और रात में संकुचन हुआ तो चट्टानें हैं वो क्या होती है? अपने मूल क्षेत्र से टूटती है, उनमें दरारें आ जाती है और दरारें आने के बाद चट्टान क्या है? टूट करके और नीचे गिर जाती है, टूट करके नीचे गिर जाती है। इस क्रिया को बोलते हैं पिंड विच्छेदन। कहां पर होता है? मरुस्थलीय प्रदेशों के अंदर। समझ में आ गया? पिंड का टूटना यानी चट्टान का भाग जो उसका टूटना, दरार आने के कारण। दूसरा हम बात करें अपसल्कन। अपसल्कन, देखो अपसल्कन में क्या होता है? जब चट्टानें हैं वो, ये चट्टान है, ताप मिल रहा है, ताप मिलने से चट्टान का ऊपरी भाग है ताप ग्रहण कर रहा है, फैल रहा है, संकुचित हो रहा है, फैल रहा है, संकुचित हो रहा है। तो फैलने और संकुचित होने के कारण ये चट्टान का बाहरी जो भाग है ये छिलके की भांति टूट करके गिर जाता है और नीचे एक
प्लेन बिल्कुल समतल और चिकनी परत है वो चट्टान की निकल जाती है, भाग टूट करके अलग हो जाता है। तो छिलके की तरह चट्टानों का विखंडन वो क्या कहलाएगा? अपसल्कन। क्या कहलाएगा? अपसल्कन। कब होगा? जब ताप मिल रहा है दिन में और ताप मिल रहा है तो वो फैल रही है, रात्रि में संकुचित हो रही है, फिर फैल रही है, संकुचित हो रही है। तो चट्टानों के इस प्रकार की संरचना के अंतर्गत चट्टानों का क्या होता है? बाहरी भाग एक छिलके की तरह क्या होता है? अलग हो जाता है। तो कौन सी क्रिया होती है? अपसल्कन। कैसे होती है? अपसल्कन। समझ में आ गया होगा? अपसल्कन। अपसल्कन का मतलब है चट्टानों का ताप प्राप्ति के कारण फैलना और संकुचित होना और छिलकों की भांति क्या होना? अलग होना। वो क्या होती है? अपसल्कन। इसके अलावा आपके हैं तुषार अपक्षय। तुषार यानी क्या होता है? बर्फ। तुषार अपक्षय ये क्या होता है? बर्फ। अब क्या होता है? शीत प्रदेश है वहां रात्रि में तो क्या होता है? बर्फ जमी रहती है और दिन में क्या होता है? हल्का ताप होता है तो जो चट्टानें हैं वो पिघलती है, बर्फ है तो पिघलती है और जल है वो दरारों में चल जाता है, दरारों में चल जाता है। जो चट्टानों की दरारें हैं उनमें क्या है? जल चल जाता है। रात्रि में जब तापमान कम होता है तो ये जल क्या है? पुनः ठोस रूप में आ जाता है, पुनः ठोस रूप में आ जाता है। तो तापमान बढ़ने से जल पिघल गया और तापमान घटने से जल जम गया। तो ये क्या करता है? जल का जमा हुआ भाग ये चट्टानों के जो दरार को और क्या करता है? चौड़ा करता है और चट्टानों के बॉन्ड को तोड़कर चट्टानी खंड को अलग कर देता है। इससे चट्टानी टूट कर नीचे गिरती है। और ये कौन सा अपक्षय है? तुषारी अपक्षय। कहाँ होता है? शीत प्रदेशों में। कहाँ होता है? शीत प्रदेशों में। इसके बाद हम बात करते हैं दाब मोचन। दाब मोचन। दाब मोचन क्या होता है? तो दाब मोचन होता है क्या? जब ऊपरी चट्टाने हैं ताप पाकर के संकुचित होकर के, मतलब ताप पाई, फैली, फिर ताप कम हुआ, संकुचित हुई। तो संकुचन और फैलाव के कारण ऊपरी चट्टानें जब टूट जाती है या अन्य किसी कारणवश ऊपरी चट्टान टूट गई और निचली वाली चट्टान थी इसमें पहले क्या लग रहा था? दाब लग रहा था। अब इसका दाब क्या हो गया? कम हो गया। जैसे ही निचली वाली चट्टानों का दाब कम हुआ तो इनमें विकृति उत्पन्न हो गई। इनमें विकृति उत्पन्न होने पर इन चट्टानों में क्या आ गया? भ्रंश आ गया। या इन चट्टानों में क्या आ गई? चटकने आ गई। तो चटकने या भ्रंश जब आया तो चट्टानें टूट करके गिर रही है। यह भी आपका अपक्षय है। कौन सा? भौतिक अपक्षय। कौन सा? भौतिक अपक्षय। तो सामान्यतः पिंड विच्छेदन, जो टूटना, अपसल्कन, तुषार अपक्षय और दाबमोचन, ये आपके भौतिक अपक्षय के उदाहरण है, प्रकार है और इनको हम भौतिक अपक्षय के रूप में जानते हैं। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं रासायनिक अपक्षय की। दूसरी बात करते हैं रासायनिक अपक्षय की। तो रसायन है, तो रसायन में आपके एकमात्र रसायन कौन है? जल। प्रकृति में एकमात्र रसायन जो है वो क्या है? जल है। इस जल के कारण चट्टानों का टूटना कौन सा अपक्षय कहलाएगा? रासायनिक अपक्षय। क्या कहलाएगा? रासायनिक अपक्षय। अब इस प्रक्रिया में सबसे पहली प्रक्रिया है ऑक्सीकरण। कौन सी है? ऑक्सीकरण है। जब वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है, वायुमंडल क्या होती है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करती है कि जल के साथ घुल जाती है या जल के साथ अभिक्रिया
करती है। जब वायुमंडल की ऑक्सीजन जल के साथ अभिक्रिया करके और किसके संपर्क में आएगी, खनिजों के या सेलों के संपर्क में आएगी, तो ये सेलों में गुणधर्म में परिवर्तन कर देगी और उनके बॉन्ड को तोड़ देगी। गुणधर्म में क्या कर देगी, परिवर्तन कर देगी और उनके बॉन्ड को तोड़ देगी। और यह जो है खनिजों के क्या किसका निर्माण करेगी, ऑक्साइड का निर्माण करेगी। किसका, ऑक्साइड का। ऑक्सीजन जल के साथ मिलकर के और खनिजों में ऑक्साइड का निर्माण करेगी और इन ऑक्साइड का निर्माण ही कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से क्या होता है, खनिजों का प्राय अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। और खनिजों का जो अपघटन होता है इसमें आपके मुख्यतः लोहे को देख लो, लोहा है जिसमें जंग लग जाती है। और ये जंग कब लगती है, जब लोहा है वातावरण में होता है, ऑक्सीजन होती है वातावरण में, लेकिन वातावरण में नमी होती है या वर्षा आती है। उस वर्षा काल में देखो वैसे लोहे के जंग नहीं लगी, लेकिन वातावरण में नमी है और या वर्षा काल है, उस दौरान आपके लोहे की क्या है, जंग लग जाती है। ये जंग लगना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। ये ऑक्सीकरण की क्रिया कब होगी, जब ऑक्सीजन प्लस जल के साथ क्या होगा, संयोग होगा, तब कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। समझ में आ गया। इस ऑक्सीकरण की क्रिया से लोहे के जंग लग जाएगी, लोहे का बॉन्ड टूट जाएंगे और लोहा है वो क्या होता है, विक्षिप्त हो जाता है, टूट जाता है। खनिजों में भी ऐसा ही होता है, खनिजों के बॉन्ड टूट जाते हैं, चट्टानें क्या है वो ऑक्सीकरण के माध्यम से टूट जाती है। तो ऑक्सीकरण समझ में आ गया। ऑक्सीजन का वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसका जल के साथ सहयोग, और ऑक्सीकृत युक्त जल है वो आपके खनिजों के साथ सहयोग करता है, तो वह ऑक्साइड बनाता है। और ऑक्साइड जो है अपघटन का कारण बनता है और इसी ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया है कार्बोनेशन। दूसरी प्रक्रिया है कार्बोनेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी आपकी जल के साथ मिलती है और किसका निर्माण करेगी, कार्बनिक अम्लों का। किसका निर्माण करेगी, कार्बनिक अम्लों का। जब कार्बन डाइऑक्साइड है और जल के साथ मिल रही है तो कार्बनिक अम्ल बनाती है, और एक कार्बनिक जो अम्ल है वो क्या करते हैं, चूना युक्त चट्टानों में घुल जाते हैं और इन चूना युक्त चट्टानों का क्या करते हैं, विखंडन करते हैं। कौन सी क्रिया है, कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है जल के साथ मिलकर कार्बनिक अम्लों का निर्माण करती है, और कार्बनिक अम्लों का निर्माण करेगी तो ये चूना युक्त चट्टान जो है उनमें कार्बनिक अम्ल मिलकर के और उनका विघटन या अपघटन करेंगे, और इससे चूना युक्त चट्टानों के अंदर क्या होगा, अपक्षय होगा। तो ये अपक्षय का दूसरा रासायनिक कारक है। इसके बाद आपकी तीसरी अभिक्रिया है वो है सिलिका पृथक्करण। सिलिका पृथक्करण, सिलिका पृथक्करण यानी जो चट्टान है, चट्टानों में सिलिका का यानी मृदा का अलग होना, मृदा का अलग होना क्या कहलाएगा, सिलिका पृथक्करण कहलाएगा। और इस प्रक्रिया को हम बोल देते हैं डीसिलिकेशन। क्या बोल देते हैं, डीसिलिकेशन। अब कोई भी चट्टान है, चट्टानों में सिलिका है, खनिज पदार्थ भी है, सिलिका के साथ वो क्या है, बॉन्ड बनाया है।
अब सिलिका का अगर पृथक्करण हो जाता है तो चट्टानों में बॉन्ड है वो टूट जाते हैं और चट्टानें क्या होती है, विखंडित होकर के और नीचे गिर जाती है। और कौन से भागों में ज्यादा होता है, ये आपके ज्यादा होता है आर्द्र भागों में। आर्द्र भागों में, आर्द्र भागों में क्या मिलेगा आपको, जल, और जल के साथ है वो मृदा है वो घुल जाती है, और मृदा घुल करके और उन चट्टानों के बॉन्ड है वो तोड़ती हुई क्या है, प्रवाहित हो जाती है जल के साथ। और चट्टानें हैं सिलिका के अलग होने से अपने आप ही क्या होती है, उसमें दरारें आ जाती है या चट्टानों में गैप हो जाता है और चट्टानें क्या होती है, टूट करके नीचे गिर जाती है। ये क्रिया कौन सी कहलाएगी, सिलिका पृथक्करण। कौन सी, सिलिका पृथक्करण। अब आपका है जल योजन। जल योजन, योजन का मतलब मिलना, क्या मिलना, जल मिलना। अब जल मिलता है चट्टानी क्षेत्र में तो उसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। जल का चट्टानी खंडों में मिलना क्या कहलाता है, हाइड्रेशन कहलाता है। और बहुत सारे खनिज है जैसे बॉक्साइड है, जैसे फेल्सपार है, इन खनिजों में इस हाइड्रेशन की क्रिया क्या होती है, ज्यादा होती है। जल है इन चट्टानों के अंदर, इन खनिजों के अंदर मिल जाता है और मिल करके इनको इनके जो बॉन्ड है उनको तोड़ देता है। फलस्वरूप इन चट्टानों को तोड़ने में ये जल की जो मिलने की क्रिया है वो क्या होती है, सहायक होती है और इन चट्टानों को तोड़ देती है। कहने का मतलब हाइड्रेशन से बहुत सारी चट्टानें हैं वो क्या होती है, टूट जाती है। तो इसको, इसमें क्या होता है कि जो ये चट्टानें हैं जो क्या करती है, जल को सोख लेती है, काफी मात्रा में जल आएगा उसको सोख लेगी, सोखती रहेगी सोखती रहेगी। तो जल को सोखने का मतलब है कि चट्टानों के बॉन्ड क्या है, धीरे धीरे टूट रहे हैं, जल उस स्थान को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जल के कारण चट्टानों का परस्पर क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें घोलन। बात वही है कि चट्टानी खंड है, चट्टानी खंड, ये चट्टानी खंड है वो जल के साथ घुल जाते हैं। अधिकांश कार्बनिक पदार्थ चट्टाने हैं, जैसे कार्बन से पढ़ा था, जल के साथ घुल जाते हैं और जल के साथ घुलने के बाद वो चट्टानी खंड है वो क्या होते हैं, अपने बॉन्ड को तोड़ देते हैं और विखंडित हो जाते हैं। तो ये क्रिया कौन सी कहलाएगी, घोलन कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, घोलन कहलाएगी। ये चट्टानी खंड है वो जो अम्लीकृत है पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ है जो जलीय स्रोत है उनमें मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। जलयोजन को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। सिलिका पृथक्करण को क्या बोलते हैं, डिसिलिकेशन बोलते हैं। और घोलन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। इसके कारण वो जो चट्टानें हैं वो घुल करके और क्या करती है, अपने बॉन्डों को तोड़ देती है। ये अम्लीकृत चट्टानों में ज्यादा होता है। किसमें होता है, अम्लीकृत चट्टानों में होता है। हमने कार्बोनेशन पढ़ा था, वो भी अम्ल बनाया था। और ये अम्ल जो है चट्टानों के साथ घुल करके और उनके बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो हमने पढ़ा ऑक्सीकरण है, इसके साथ ही एक न्यूनीकरण और होता है, न्यूनीकरण। ये बाहरी भाग में आ गया और ये जल के आंतरिक भाग में। जल के आंतरिक भाग में जब चट्टानी खंडों का जल और ऑक्सीजन के साथ, जो जल में ऑक्सीजन होती है उसके साथ वो मिलते हैं तो भी क्रिया होती है, उसके बॉन्ड टूट जाते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूनीकरण। क्या बोलते हैं, न्यूनीकरण। कार्बोनेशन हो गया, सिलिका पृथक्करण हो गया, जलयोजन और घोलन। ये सारी कौन सी क्रिया है, रासायनिक क्रिया है। कौन सी है, रासायनिक क्रिया है। इसके बाद हम देखते हैं जैविक। देखो जैविक अपक्ष सीधी सी बात है, जीवों के माध्यम से। जैविक किसके माध्यम से, जीवों के माध्यम से। अब जैविक अपक्ष के जो कारणों की बात करें तो
वनस्पति द्वारा कैसे होगा कि वनस्पतियां होती है वो चट्टानें हैं, चट्टानों की जो है आंतरिक भागों में अपनी जड़ें पहुंचा देती है। चट्टानों की चट्टानों के आंतरिक भागों में जो वनस्पतियां होती है वो अपनी जड़ें पहुंचा देती है। अब पेड़ होते हैं वो अपनी जड़ों को आंतरिक भाग तक पहुंचा चुके हैं। अब पेड़ जब मृतप्राय होते हैं तो इनकी जड़ों में संकुचन आ जाता है। क्या आ जाएगा? संकुचन आ जाएगा। और संकुचन से ये जो पेड़ जिन्होंने बॉन्ड बना रखे हैं चट्टानों की आंतरिक भागों में, ये बॉन्ड है वो टूट जाते हैं, गैप हो जाता है। फलस्वरूप इनका क्या होगा? अपक्षय हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ चट्टानी खंड होते हैं, अब पेड़ क्या अपनी जड़ें क्या कर रहा है? आंतरिक भाग फैला रहा है और पेड़ की जड़ है काफी मोटी मोटी होती है, तो ये भी जो पेड़ की जड़ है वो प्रसारित होती है तो भी चट्टानी खंड है वो टूट करके गिर जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो वनस्पति द्वारा क्या होता है? अपक्ष होता है और वनस्पति अपक्ष को रोकती भी है। कब? जब ये पेड़ है बढ़ गया, इसने बॉन्ड बढ़ा लिया और आगे नहीं प्रसारित हो रहा, तो ये चट्टानें हैं वो विखंडित नहीं हो सकती। जब तक नहीं होगी जब पेड़ है उसकी जड़ें संकुचित या प्रसारित नहीं होती, तब तक ये विखंडित नहीं होती। और इसके अलावा जीवों के माध्यम से जीव जंतु अपने आवास बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आवास बनाते हैं। और जीव जंतुओं में आपके दीमक है, चूहे है, ये काफी जीव है। दीमक है, दीमक क्या करती है? चट्टानों को खोखला कर देती है। चूहे है, ये काफी जो जीव है वो अपने आवास के लिए चट्टानों को आंतरिक भाग तक काट देते हैं। और चट्टानें जब आंतरिक भाग तक कट जाती है तो उनके बॉन्ड है वो टूट जाते हैं, तो इस कारण चट्टानें टूट करके नीचे गिर जाती है। इसको हम बोलते हैं क्या? जैविक अपक्षय बोलते हैं, जीवों के माध्यम से। इसके अलावा बात करें मानव, मानव भी तो करता है। क्या करता है मानव? खनन कार्य, खनन कार्य करता है। और मानव कृषि कार्यों के दौरान भी कई भाग ऐसे हैं जिनको कृषि कार्यों में कृषि क्षेत्रों में बदलने के लिए भी क्या करता है? चट्टानों को तोड़ता है। इसके अलावा मानव खनिज कार्य जो निर्माण, अपने निवास बनाने के लिए भी निर्माणात्मक जो सामग्री है उसको प्राप्त करने के लिए भी क्या करता है? आपके चट्टानों को तोड़ता है। तो ये सारे कारक हैं जो आपके अपक्षय को प्रभावित करते हैं। और अपक्षय है वो इन प्रकारों के आधार पर हम आसानी से अपक्षय को पढ़ सकते हैं। अपक्षय है वो कितने प्रकार का हुआ? भौतिक है, रासायनिक और जैविक है। भौतिक सूर्य, रासायनिक जल और जैविक है वो जीव जंतु, वनस्पति और मानव के माध्यम से होता है। अब एक प्रश्न आता है कि अपक्षय है वो मुख्य क्या प्रभाव डालता है? तो अपक्षय प्रभाव क्या डालेगा? अपक्षय नवीनतम स्थलाकृतियों का निर्माण कर देगा या कुछ स्थलाकृतियों का विखंडन कर देगा। दो प्रभाव ये हमारे जीवन में अपक्षय के माध्यम से होता है। नवीनतम स्थलाकृतियां बनती है और स्थलाकृतियां है वो क्या होती है? विखंडित भी होती है, विघटित भी होती है। इसके अलावा अपक्षय का महत्व क्या है हमारे जीवन में? तो अपक्षय के महत्व की बात करें तो अपक्षय आपने देखा भाई तोड़ना अपक्षय है। अब महत्व क्या होगा? तो पहला महत्व तो है कि जितने भी जो बाहरी जो कारक है, इन बाहरी कारकों को बल मिल जाता है। जैसे अपर्दन है, परिवहन है, बेहद सरण है। इन कारकों को जब अपक्षय हो जाता है तो इन कारकों में तेजी आ जाएगी। इन कारकों में क्या आ जाएगी? तेजी आ जाएगी। तो बाहरी कारकों को क्या मिलेगा? बल मिलेगा। किसके कारण मिलेगा? अपक्षय के कारण मिलेगा। यानी बहिर्जनित प्रक्रियाओं में बल मिल जाएगा। किसके कारण? अपक्षय कारण। अब
और महत्व क्या है? तो अपक्षय है, उससे जब चट्टानें टूटती है तो टूटने से काफी खनिज पदार्थ है, वो खनिज पदार्थ है वो बाहर आते हैं। और ये खनिज पदार्थ है वो किसके लिए? जैव विविधता, जैव विविधता के लिए क्या है? उपयोगी माने जाते हैं। तीसरी बात, जब अपक्षय होता है तो चट्टानों से हमें भी क्या है? कई प्रकार के खनिज स्रोतों की प्राप्ति होती है, कई प्रकार की खनिज स्रोतों की प्राप्ति होती है। और ये खनिज स्रोत जो है वो क्या करते हैं? देश के आर्थिक विकास में लाभ पहुंचाते हैं। खनिज जो स्रोत है वो क्या करते हैं? देश के आर्थिक विकास में लाभ पहुंचाते हैं। अगर अपक्षय नहीं होता है तो हमें ध्यान नहीं रहता, और अपक्षय होने से इन खनिजों की खोज है वो आसान हो जाती है। खनिजों की खोज है वो आसान हो जाती है। किसके कारण? अपक्षय के कारण। अब चट्टानें हैं वो बिल्कुल अब टूट गई चट्टानें, तो चट्टानों का बॉन्ड अलग अलग हो गया, तो आसानी से यहाँ पे खनिजों की खोज कर सकते हैं और कम लागत पर हम खनिजों की प्राप्ति भी कर सकते हैं, खनिजों की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? अपक्षय का महत्व है। किसका महत्व है? अपक्षय का महत्व है। समझ में आ गया होगा अपक्षय क्या होता है, अपक्षय जो किन कारणों से होता है, अपक्षय के प्रकार कौन कौन से हैं, अपक्षय का महत्व क्या है। तो विद्यार्थियों, हमने आज अपक्षय के बारे में जाना। अगले वीडियो में बृहद शरण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।